नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश को किस तरह से अव्वल प्रदेश बनाना है, विकास की रफ्तार को किस तरह से तीव्र बनाना है और साथ ही साथ अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर नकेल कसनी है, योगी 2.0 इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार बनते ही एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसलों के बाद बड़ा संकेत मिल चुका है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज नहीं, माफियाओं का राज नहीं, भ्रष्टाचारियों का राज नहीं, बल्कि कानून का राज दिखेगा। और कानून का राज यदि सही तरीके से दिखने लगा तो राम राज का जो सपना है उसे साकार करने में पूरी तरह से कामयाब होती दिख रही है योगी सरकार 2। लेकिन साथ ही साथ आतंकियों को भी बड़ा संकेत दे दिया गया है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि आतंकी किसी नापाक मंसूबे के साथ बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं तो नाकाम रह सकते हैं और किसी भी तरीके से आतंकियों की नहीं चलने वाली है। जैसा कि गोरखनाथ मंदिर में जो हमले हुए उसके बाद बड़ी साजिश की बू आ रही है और इसकी तहकीकात चल रही है। लेकिन इस पूरे मसले के बाद एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 बहुत ही तीव्र गति के साथ, रफ्तार और विकास के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को तीव्र करने की कोशिश में लग चुकी है। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। एक्शन में योगी 2.0, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति, आतंकवाद पर योगी 2.0 का प्रहार, आतंकियों का संहारक योगी 2.0। योगी सरकार 2.0 यूपी में विकास पर फोकस कर रही है। अपने हर वादों को पूरा करने में लगी है सरकार। ताबड़तोड़ फैसलों से विकास की रफ्तार को धार देने में लगी है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सूबे में कानून का राज दिख रहा है। वहीं आतंकियों के लिए महाकाल योगी सरकार बनने से चरमपंथियों में खलबली मची है। तभी तो खींच उतारने के लिए गोरखनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया। नापाक मंसूबे को आतंकी अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पहले ही घर दबोचे गए। लेकिन एक बात तय है, योगी सरकार में आतंकियों के मंसूबे चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे अंजाम देना, मौत को दावत देना है। गोरखपुर मंदिर में आतंकी हमले से संत समाज आक्रोशित नजर आए। ये पढ़े लिखे हो या जाहिल, इनकी करतूत तो एक जैसी ही होगी। ये मोहम्मद मुर्तजा गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में जो हथियार लेकर के घुसा, हमारा मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी पराजय को न पचा पाने के कारण उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने के लिए मुसलमान किसी हद तक जाएगा, ये उसकी साजिश है। और इस आतंकवादी साजिश का एक मुहरा मात्र है मुर्तजा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस विषय की गहराई में जाकर के इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं यह गोरक्षनाथ मंदिर के बहाने उत्तर प्रदेश को दहलाने की और दंगों की आग में झोंकने की साजिश तो नहीं है। और यह कह सके विपक्ष और उससे जुड़े हुए लोग कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, तो इस साजिश का पर्दाफाश होना ही चाहिए। यूपी में कानून का राज कैसे कायम हो, अपराधियों पर माफियाओं में कैसे कानून का खौफ बढ़े और साथ ही विकास की रफ्तार को कैसे धार दिया जाए और जनता के वादों को सरकार कैसे पूरा करे, योगी 2.0 सरकार अपनी तीव्रता के साथ काम कर रही है। देखते हैं सरकार बनते ही कैसे एक्शन मोड में दिख रही है योगी 2.0। सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी सस्पेंड हुए। औरैया के डीएम भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए। मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया।
अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कानून के खौफ से भारी संख्या में अपराधियों का सरेंडर हो रहा है। कोरोना प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए टीम 9 के साथ बैठकें चल रही हैं। संकल्प पत्र को ध्यान में रखकर अगला बजट तैयार हो रहा है। अब जून तक मिलेगा 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन। महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी 2.0 और भी सख्त नजर आ रही है। खाली पदों को जल्द भरने के आदेश दिए गए हैं। गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। मंत्रियों को 100 दिन का काम करने का टारगेट दिया गया है। वहीं निवेश के लिए एक्शन में पूरी तरह से योगी सरकार लग रही है और 10 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। योगी 2.0 में काम करने की आग है और इसी आग की वजह से विरोधियों में भी आग लगी है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद भले ही विपक्ष के पास मुद्दा हो कि कानून का राज कहां दिख रहा है, लेकिन एक बात तय है, आतंकियों के लिए योगी 2.0 किसी महाकाल की तरह ही है। जनता ने भी इसी भरोसे के साथ बीजेपी पर भरोसा करते हुए दोबारा मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जनता ने दोबारा मौका इसलिए दिया ताकि सूबे का विकास, उसकी रफ्तार, उसकी तीव्रता जैसे योगी सरकार एक में थी उससे कहीं ज़्यादा दिखे। हर फ्रंट पर, चाहे वो आतंकवाद हो, माफियावाद हो, अपराधीकरण हो या फिर जिस तरीके से महिला शक्तिकरण, सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे उसकी बात हो, या फिर सूबे की विकास की बात हो, हर फ्रंट पर योगी सरकार, योगी 2.0 अपने आप को पूरी तरह से कारगर साबित करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृता कुमार, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ हैं। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ओंकार जी, स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। नितिन चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मनीष जी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर अपराधियों का राज है, माफियाओं का राज है, जिसे जो मन में आता है वही करता है। कानून को पूरी तरह से अपने बलबूते चलाने के लिए कई तरह के वहाँ पर अलग अलग माफिया काम करते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई वहाँ से, तभी सारी चीज़ें वहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। ना तो माफियाओं की खैर है, ना अपराधियों की खैर है। सरकार बनते उससे पहले सरेंडर करना शुरू कर दिए थे कई अपराधी, और ना आतंकवादियों की खैर है। मुझे थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए मनीष गुप्ता जी कि 5 साल का भविष्य उत्तर प्रदेश का कैसा दिख रहा है योगी 2.0 में, बताइए सर। देखिए, योगी 2.0 में जो योगी जी को बहुमत मिला, उस सब में इनका चुनावों का एजेंडा क्या था? अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे तो इनके चुनावों का जो एजेंडा था वो था कानून व्यवस्था। यानी जब भी बात वो बुलडोजर की करते थे तो वो ऐसा लगता था कि वो बात कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था पहले जैसी रहेगी और अच्छी होगी। यानी हम देख रहे हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड में जो आरोपी लोग थे उनके घर पे आज बुलडोजर चल गया। इसका मतलब है कि आरोपी अपने आप अपराधी सरेंडर करने लग गए। इसका मतलब है अगर कानून का राज होगा तो फिर सब कुछ संभव है, विकास भी संभव है, समृद्धि भी संभव है, आनंद भी संभव है। तो बस इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ एक सूत्री एजेंडे पे काम कर रही है, कानून का राज। कानून का राज है तो आपकी घुसपैठ विदेशों से कम होगी, बांग्लादेशी कम घुसेंगे, अगर हैं तो पकड़े जाएंगे। अगर कानून का राज है तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। कानून का राज होगा तो ट्रैफिक भी ठीक होगा। कानून का राज है तो गुंडे मवाली बाहर जाएंगे। अगर ये विजन पे अगर मोदी सरकार, योगी सरकार चल रही है, और अगर वो और ये अगर डीएम को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर देती है कि भ्रष्टाचार को रोक लगानी है, तो हमें कहीं ना कहीं सुनहरे दिन
की आहट नजर आने लगी है। अब बात समझिए हाँ। कि कैसे इस कानून के राज को तोड़ने की जुगत विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता और विरोधी करेंगे। मैंने विपक्षी नेता और विरोधियों को अलग अलग रखा है, क्योंकि कई तो होते हैं जो सामने से वार करते हैं, कई होते हैं पीछे से वार करते हैं। योगी जी का जो एजेंडा है कि हम कानून का राज लाएंगे, बुलडोजर का राज लाएंगे, गलत के साथ गलत होगा, सही के साथ सही होगा, तो इसमें कोई तीरी लगाई जाए, कैसे इनके दावे को हटाया जाए, कमजोर किया जाए, दंगे बढ़ाए जाए, ऐसे प्रयास होते रहेंगे और योगी जी को इस बार एक्स्ट्रा अलर्ट रहना ही होगा। चलिए, बहुत सही। प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त अमृता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृता जी, एक बात बताइए, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, हर फ्रंट पे आप लोग काम करने के बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में हमले हो जाते हैं। अब विपक्ष के पास तो बड़ा सवाल ये है ना कि कहाँ तो कानून का राज बैठाने के बड़े दावे आप लोग की तरफ से किए जा रहे हैं, यहाँ पर तो कानून का खुलेआम मजाक हो रहा है। मतलब किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी वहाँ पर कि खुलेआम ये अब है कौन, वो आतंकी है या नहीं, आतंकी साजिश की बूत आ रही है लेकिन है या नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं। इसके बावजूद कानून का राज तो वहाँ नहीं दिख रहा। साथ ही साथ ताबड़तोड़ फैसले जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ताबड़तोड़ फैसलों के चक्कर में जनता की जो मूलभूत है ना जरूरतें हैं, उससे संबंधित जो फैसले हैं उसमें कहीं पीछे ना रह जाएं आप लोग। गौरी शंकर जी, अभी आपने जो जिक्र किया गोरखपुर का, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना है। एक वर्ग विशेष का युवक अहमद मुर्शिद, जो मुंबई में केमिकल इंजीनियर है, वो और गोरखपुर के सबरान परिवार से भी बिलोंग करता है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गौरी शंकर जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, इस तरह के हमले अक्सर यूरोप और अमेरिका में हुआ करते थे, आम हुआ करते थे, परंतु भारतवर्ष में ऐसी घटना का होना सबके लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह से एक धर्म विशेष से संबंध रखने वाले युवक ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसके लैपटॉप से जाकिर नाइक की धर्मांध जैसे जो युवकों को वो आतंकवादी बनाने वाली तकरीरें हैं वो भी मिली हैं, और उसके साथ में ही दिल्ली जाने की फ्लाइट का टिकट भी मिला है। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, वो फुल प्लान उसका था। और नहीं, ठीक है, घटना को नाकाम कर दिया गया, वो अपनी जगह पर ठीक है। चलिए, एक बात समझ में आ रही है कि ठीक है, कानून ने अपना बेहतरीन ढंग से यहाँ पर काम किया। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ अमृता जी, उसका उस सवाल का जवाब दीजिए। ताबड़तोड़ फैसले तो हो रहे हैं, एक समय के लिए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है ना। बुलडोजर गिराया जा रहा है, बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, IAS IPS को सस्पेंड किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे गन्ना का, 100 दिन के अंदर 10,000 सरकारी नौकरी दे देंगे, साथ ही साथ बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सब होगा या नहीं होगा? 100 दिन का टारगेट भी दिया गया है मंत्रिमंडल को, सब कुछ दिखना चाहिए 100 दिन के अंदर। अगर नहीं दिखेगा तो फिर लगेगा ना कि 100 दिन का टारगेट फिर किस काम का था। थोड़ा सा मुझे बताइए, इसका रोड मैप क्या है? रोड मैप योगी 2.0 के पास क्या है इसका? गौरीशंकर जी, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बिल्कुल पत्रकार हूँ, 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं। जी। तो देखिए, मैंने तो ऐसे ही बीत जाया करते थे, कुछ कार्य नहीं हुआ करते थे, और बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह दिया जाता था कि अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। इस तरह की बातें हुआ करती थी। हमारी सरकार में आपने कुछ तो बदलाव देखा ही है। इस तरह से हम लोग जिस दिन शपथ लेते हैं उससे अगले दिन से ही अब कार्य करना शुरू कर दिया। 100 दिन का टारगेट लेकर चले हैं, प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग में कार्य कर रहा है। और आपको मैं सुनिश्चित करना चाहूंगी कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो हमने कहा वो करके दिखाया, और जनता जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास दिया जताया है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनता ने बड़ा मैंडेट दिया है बीजेपी को, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, ठीक है, विपक्ष को बैठना पड़ा सदन में विपक्ष के तौर पर, लेकिन उन मुद्दों को भी आपको बड़ा वर्कआउट करना। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद, में आता हूँ अमृता जी, कुछ
अहम सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन गोरखपुर की घटना से संबंधित कुछ सवाल मेरे जहन में कई घंटों से चल रहे थे। सूर्य कुमार शुक्ला जी इस वक्त डीजीपी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, स्वागत है आपका। मैं सर जानना चाहता हूं, जो गोरखपुर की घटना है उसको हम किस नज़रिए से देखें। जैसा कि अमृता कुमार जी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं अमेरिका में हुआ करते हैं, और देखिए पहली बार इस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। वर्ग विशेष का एक व्यक्ति है ना, अपने ईश्वर को ऐलान करते हुए हमला कर दिया, 2 सुरक्षाकर्मी पर हमला किया, घायल कर दिया। क्या इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या कुछ जानकारी थोड़ा सा बताइए। और मुझे थोड़ा सा जानना है आपसे कि ऐसे हमलों के बाद क्या बहुत सचेत होने की ज़रूरत है, या फिर एकदम से मान लिया जाए कि हम लोग आतंकवाद के मुहाने पर खड़े हैं? सर बिल्कुल, बहुत आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो आज की तारीख में देश का कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी तरह जान रहा है कि ये क्या हो रहा है। सारे देश को पता है कि आईएसआई, विशेष रूप से पाकिस्तान में बैठकर कुछ आतंकवादी लोग इस देश में जब सीधी लड़ाई नहीं कर सकते तो गुरिल्ला वारफेयर कह लें या प्रच्छन्न युद्ध कह लें, जगह जगह चोरी चोरी हमला कराना, यहाँ के वीआईपीस को मारने की कोशिश करना, दंगा फसाद कराना, और इस तरह से अपनी जो खुला युद्ध में पास नहीं हो सकते तो छिप करके युद्ध करना, वो पूरे देश को मालूम है। और उसी तरह ये भी मालूम है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में ये भावना बैठी हुई कि हमारा ही मजहब सही है और बाकी सारे काफिर हैं, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे दुष्ट हैं और इनको हमारे रास्ते पे आ जाना चाहिए। यही उत्तर है आपकी उस बात का कि क्यों पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग भी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। और इसका समाधान भी बहुत साफ है कि जब हम बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अगर हमने छूट दे रखी है कि कुछ जगहों पर ऐसी पढ़ाई होगी और उन ऐसी पढ़ाई में ये सिखाया जाएगा कि बाकी सब गलत हैं, काफिर हैं, झूठे हैं और केवल हमारा मजहब सही है, तो भाई अगर 1000 लोगों को शिक्षा दी जाएगी तो उसमें 10-5 के दिमाग में तो बैठ ही जाएगी। बाद में चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो उसी तरह ये जो थोड़े से लोग जो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे बचपन की अपनी पढ़ाई के कारण, जो उनके मन में ये बीज जिहाद का डाल दिया जाता है, उसी का ये परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और अब जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो गोरखनाथ मंदिर की संवेदनशीलता, वहां की सुरक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। अच्छा सर, मैं थोड़ी देर के बाद सर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। एक आरोप लगते रहे हैं योगी सरकार के ऊपर कि नौकरशाह पर नकेल कुछ ज्यादा उनकी तरफ से कसा जाता है। ये कितना सच है और कितना फायदेमंद है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और प्रशासन के लिहाज से, इसे आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? मैं थोड़ी देर के बाद ये सवाल लेकर के आपके पास आऊँगा। उससे पहले मैं ओंकार नाथ जी के पास में चलूँगा। ओंकार जी, एक बात बताएं, आप दावे, ताबड़तोड़ फैसले, माफिया राज, अपराधियों का राज, ये सब खत्म, कानून का राज आ चुका है। योगी 2.0 की खूब चर्चा है, बुलडोजर की खूब चर्चा है, साथ ही साथ योगी सरकार 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है मंत्रिमंडल को, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस को लग रहा होगा ना कि ये सारी चीज़ें एक बारगी एक साथ एक इंसान, एक शख्स मंत्रिमंडल के बल पर उत्तर प्रदेश में कैसे कायम करेगा? बताइए सर। आप लोग चूंकि पार्टी में है, पता चलता ही होगा कि है कितनी, है ना, इसका लिटमस टेस्ट कैसे आप लोग करते होंगे? बताइए सर। शंकर जी, मैं जो घटना घटित हुई है गोरखनाथ मंदिर में, उसकी पुरजोर आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था और जिसने भी ये किया है उसकी जांच करें कि उसके पीछे राज क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस समय वहां पर थे नहीं। दंगा भड़काने का राज है कि रैकी करके कुछ उन पे हमला करने का राज है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा की जानी चाहिए। देखिए, 2 दिन पहले ही हमने अखबार में पढ़ा था कि मंदिर पे एसपी और डीएसपी सुरक्षा में रहेंगे, लेकिन उसके बाद इसका मतलब कुछ न कुछ इनको सूचना मिली होगी कि यहाँ कोई हंगामा होने वाला है और उसके बाद भी वो हंगामा नहीं रुका है।
तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो सजा भी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जो कानून का एक भय होता है, जो कानून का एक शासन का भय होता है, वो इकबाल जिसको बोलते हैं, वो देखा है करौली में हमने, वो कानून का भय करौली में देख लिया है हमने भी, 2 दिन पहले ही देखा है, बहुत अच्छे से देखा है कानून का भय। नाराज मत होइए मेरी बात। अरे नाराज नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं कानून का भय बता रहे हैं, करौली में भी देखा है 2 दिन पहले। वो तो उनकी आलोचना कीजिए ना, कौन मना कर रहा है उनको? आप उनकी आलोचना कीजिए, उसे इस्तीफा मांगिए। हाँ, बस यही कांग्रेस का यही कल्चर है कि हम आलोचना करेंगे, तुम आलोचना करो और देश को बर्बादी के गड्ढे में जाने दो। मेरे भाई कुछ रचनात्मक सुझाव ले लीजिए, आपके भले की बात कर रहा हूँ। जनता को भले की सुझाव कांग्रेस से सुनने पड़ेंगे, ऐसे भी दिन आए। हमारी भी बात और नहीं बुलाया मत कीजिए। नहीं, विपक्ष में है क्यों? इतने बुरे दिन नहीं हो सकते, कांग्रेस के विपक्ष में है और ओंकार नाथ जी को बहुत सम्मान के साथ हम बुलाते हैं, ऐसा नहीं है मनीष जी? बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे इतना मेहनत कर रहे हैं वो, मेहनत करने के बाद भी ये हमला हुआ, चलिए ये हमला हुआ कोई बात नहीं, पुलिस ने इमीडिएटली पकड़ लिया। बलिया के अंदर पेपर लीक हुआ, भय क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आदमी इस चीज को जान रहा है कि डीएम सस्पेंड हो जा रहे हैं, एसपी सस्पेंड हो जा रहे हैं, इंस्पेक्टर भी स्कूल की इतनी हिम्मत पड़ रही कि वो पर्चा लीक कर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को सरकार को सोचना पड़ेगा, कहाँ पे गलती हो रही है। जब तक सरकार इसको नहीं सोचेगी तब तक किसी भी सूरत में तभी सर मानते हैं कि नई सरकार आई है, बेहतरीन काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल हम सहयोग कर रहे हैं। हाँ, चलिए अच्छी बात है। चलिए मैं आता हूँ सर, थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। मैं चाह रहा था एक राउंड सबसे बात हो जाए। एक सेकंड और लूंगा। जी सर, बोलिए। देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपको भय पैदा करना पड़ेगा, और जब तक आप भय नहीं पैदा करेंगे, भय पैदा इससे नहीं होगा कि आपने बुलडोजर चलवा दिया तो भय पैदा हो गया। उसको मालूम हो गया हमको सजा मिलेगी अगर हम ये काम करने जा रहे हैं, उसके बाद जो काम कर रहा है तो कैसे रोका जाए, इसकी नई रणनीति सरकार को बनानी पड़ेगी। और अगर सरकार नहीं बनाएगी तो उसको भोगेगी। चलिए नितिन चतुर्वेदी जी के पास आए। नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर क्या बोलना है? गोरखनाथ मंदिर में जो घटना घटी, तो आप इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि आतंकी घटना का कोई भी साथ नहीं देता, अभी नहीं देंगे। लेकिन आप विरोध किस लिए करना चाहेंगे? आतंकी घटना है या आतंकवाद जैसी चीज़ें उसके मंसूबे हैं, उसका विरोध करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, या फिर उसका नाम मुर्तजा है इसलिए आप विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं? सर बताइए जरा। देखिए गौरीशंकर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अहमद मुर्तजा अब्बासी है या ओंकार नाथ सिंह है या मनीष गुप्ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, वो किसी भी धर्म विशेष का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा योगी जी ने अभी एक इंस्पेक्टर साहब के घर पे बुलडोजर चलवाया। हाँ, वो किसी धर्म विशेष के नहीं थे। कोई गलत नहीं है, सही किया, वो है दोषी हैं चीजों के लिए, तो वो तो ठीक है, चलेगा बुलडोजर। तो आप इसको धर्म विशेष से मत जोड़िए। लेकिन ये भी एक सत्यता है क्लियर कर दीजिए कि हमारे मंदिरों पे जब भी हमला होता है ये किसी धर्म विशेष के द्वारा ही होता है। इससे पहले भी आप देखिए अक्षरधाम पे मंदिर हुआ था, है ना, बाकी भी बहुत सारे मंदिर हैं जिन पे हमला हुआ। तो ये धर्म विशेष के द्वारा जानबूझ के किया जाता है ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सके। अरे व्यक्ति को अब साथ था, बुर्का पहन के सीआरपीएफ पे हमला किया गया। नितिन जी, उस व्यक्ति को अब साथ था, डिप्रेशन में था वो व्यक्ति। अभी बहुत सारी चीज निकल कर सामने नितिन जी, वो व्यक्ति डिप्रेशन में था, आप गलत ना समझे। मैं इसलिए तो पूछा नितिन चतुर्वेदी से, मेरा सवाल बहुत सिंपल था कि ये जो घटना, इस घटना की निंदा होनी चाहिए, बहुत भत्सना होनी चाहिए, लेकिन पहले चीजों को समझना जरूरी है कि मुर्तजा क्या किसी आतंकी संगठन के साथ उसका कनेक्शन है या नहीं है, या उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर फिर हिंदू महासभा और मुस्लिम महासभा की कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब, है ना। सिंपल
आतंकवादी तो अभी जो घटना है या नहीं है, वो या क्या था? पागल था वो पता नहीं, किस है ना, किस गौरी लिहाज से शंकर वो जी किया। वो क्या क्या था? लॉजिक दिया जा रहा है, लेकिन लॉजिक ये दिया जा लेकिन रहा एक है। बात मैं जरूर कितनी कहना मस्जिदों चाहूंगा में हिंदू लोग कि घुस के अगर गए, बताइए मुझे। वो धर्म आपकी विशेष का नवाज नारा, में एक धर्म भी विशेष मस्जिद के है नारे जहाँ पे लगाते कोई हुए हिंदू अगर फरसा लेके हमले दौड़ा कर हो, रहा है, किसी मंदिर को पर हमले मार कर ले। रहा है, इसका मतलब उकसाया जा रहा है किसी ना किसी। देखिए, है ना, वो कोई ना लैपटॉप कोई लेके है चल इसके रहा पीछे, है। जिसके बारे में हम लोग को तह तक जाने की जरूरत है। हिंदू घुसा हो। गौरी चलिए सर, शंकर समझ जी, गए समझ गए सर। एक एक राउंड सबके पास आऊंगा, उसके बाद ओपन करूंगा मैं डिबेट को। मैं आ रहा हूं आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी बताइए सर, आप समाजवादी पार्टी में जाने का गम भले ना हो, अभी आप लोगों को लगता हो किस तरह से ढोने की जरूरत है, अभी एकदम से कैसे अपने आप को, है ना, जयंत चौधरी जी ठीक सामने आकर के कह दें कि नहीं बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान तो हुआ, आप लोग को बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा ऑफर बीजेपी से मिला था कि आ जाइए भाई साहब, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, आप लोग माने नहीं और देखिए सत्ता से बाहर हो गए। अब देखिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं योगी सरकार के। ताबड़तोड़ फैसलों के बाद ये भी कह दिया गया है कि अगला जो बजट होगा, जनता के साथ जो वादे किए गए थे बीजेपी, है ना, चुनाव प्रचार के दरमियान और संकल्प पत्र, उसी के आधार पर बजट बनाया जाएगा। सोचिए कहां से कहां बीजेपी आगे बढ़ रही है, योगी 2.0 कहां से कहां आगे बढ़ रही है, और आप लोग सीधे उसी गति से पीछे जा रहे हैं। अफसोस तो होता होगा ना अग्रवाल साहब। और कानून राज पर भी क्या कह पाइएगा आप? कुछ नहीं कह पाइएगा। कुछ नहीं, ठीक बात है गौरी शंकर जी। बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गीता कुरान हाथ में लेके आप कह रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से सत्य हूँ। देखिए मुझे तो लग रहा है कि जब योगी सरकार 2 नहीं है, राम राज्य आया है, और राम राज्य है ये, और ये राम राज्य। लेकिन सपने देखने में क्या है भाई साहब, देखिए नहीं ये व्यंग्य कस रहे हैं। हाँ मैं भी समझ रहा हूँ। कहा अरे मनीष जी थोड़ा सा रुकिए, तो आप तो मतलब थोड़ा सा नहीं बोलने दिए, एक राउंड सबको मौका दिया गया, सब बोलेंगे। तो देखिए तो राम राज्य आ गया है, लेकिन ये राम राज्य ना कलयुग का राम राज्य दिख रहा है मुझे। और इस राम राज्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जहां से आते हैं वो जगह अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित होगा। पिछले 10 दिनों में कुल 7-8 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, बाकी सब्जियों के रेट भी शायद मुझे लगता है 25-30% ही बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो ये राम राज्य तो है ही। स्कूल की फीस 20% बढ़ गई है, मुझे लगता है कम बढ़ी है, अभी थोड़ी और बढ़ने की जरूरत है इसके अंदर। पत्रकार जब आवाज उठा रहा है आगरा के अंदर, एक गौरव गोयल करके, तो उसको पुलिस रात उठा ले जा रही है और उसकी इतनी तुड़ाई कर रही है कि वो कांप रहा है बेचारा कैमरे के आगे, थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसने एक सच्ची रिपोर्टिंग कर दी थी। तो ये राम राज्य नहीं है तो और क्या है, लेकिन ये कलयुग का राम राज्य है, ये सतयुग का राम राज्य नहीं है। और देखिए अभी भाजपा की प्रवक्ता बता रही थी, जो पहले कनाडा में होता था वो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो आतंकी घटनाएं पहले कनाडा में हुआ करती थी। चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, इन फैसलों के पीछे क्या तर्क है, तर्क क्या है, मकसद क्या है और रोड मैप क्या है। रोड मैप समझना काफी जरूरी है। ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ लोग और बहुत तरह के फैसले लेते हैं, लेकिन रोड मैप क्या है आपके पास, क्या उन फैसलों को आप पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। योगी सरकार में सब कुछ बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि महिला सेफ्टी को लेकर के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निवेश किस तरीके से किया जाए, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ अपराधी, माफिया, आतंकवादी, इन सब मसलों पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि योगी 2.0 किस तरह से सफल होती दिख रही है, और आज की तारीख में तमाम वैसे निवेशक, दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश आकर के अपना निवेश करना चाहते हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, मनीष जी के पास हम आएंगे। डिबेट ओपन है, अगर किसी को लगे कहीं पे कि गलत बात कर रहा है तो उंगली थोड़ा सा दिखा करके आप टोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तार्किक होना चाहिए। मनीष एक बात बताइए, आतंकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून का राज पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश योगी सरकार में हो रही है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है ना तो कांग्रेस पार्टी, ना आरएलडी, ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी, है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग यही चाहते हैं। और आम जनता के लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ खड़े होकर के काम करे। लेकिन पैसे भी चाहिए,
पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे निवेश और बड़े बड़े उद्योगपति जो यहाँ पर उद्योग लगाएंगे उससे आएंगे। मैं कहीं देख रहा था कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख करोड़ रुपया निवेश करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स को डेवलप करके उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाने की कोशिश होगी। योगी 2.0 इस रोड मैप के साथ चल रही है। 100 दिन का टारगेट है, लेकिन 5 साल का भी टारगेट अगर लेकर के चले तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर बड़ा और रोड मैप कुछ नहीं हो सकता है सरकार के लिए। निश्चित रूप से योगी सरकार देखिए जिन मेजर फैक्टर्स पे काम कर रही है उसमें कुछ बातें मैं बता देता हूं। सबसे पहले जिस तरीके से नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, फिल्म सिटी का निर्माण होने वाला है। 1 मिनट में बोलना पड़ेगा पूरा, बोलिए 1 मिनट। हाँ, जिस तरीके से देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी आ रही है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आने की जो संभावना है, लोग लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। अगर हम यही कंपेयर अखिलेश यादव जी के रिजीम से करते हैं तो हम पाते हैं लोगों में भय था और वो उत्तर प्रदेश की जगह गुजरात में जाना या कहीं महाराष्ट्र में जाना पसंद कर रहे थे। अगर ये स्थिति लगातार इस तरह चली तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या काफी हद तक साफ हो जाएगी और जिसका रिजल्ट ये होगा कि योगी सरकार को आने वाले समय में सुरक्षा के अलावा रोजगार के नाम पर ही वोट मांगने का मौका मिल सकता है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नोएडा को डेवलप और ग्रो किया जा रहा है, अगले कुछ वर्षों में नोएडा मुंबई की तरह यूपी की आर्थिक राजधानी हो सकती है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री इस समय नोएडा में उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नहीं। मतलब बेहतर तरीके से कैसे निवेश को बढ़ाया जाए, निवेश के बलबूते कैसे अधिक से अधिक पैसे है ना अर्न किए जाएं, उसके आधार पर तमाम जो सामाजिक योजनाएं उसको ढंग से चलाया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात होती है, जनता की एक बड़ी शिकायत रही हमेशा से कि पुलिस उसका साथ नहीं देती है। प्रशासन के पास चक्कर लगाते लगाते भी उसके कोई काम नहीं हो पाते। मैं पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार जी के पास में आना चाहता हूँ। सूर्य कुमार जी, इस बात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे कि आप अलग अलग रिजीम में अलग अलग सरकार के वक्त में आपने काम किया होगा। मुझे थोड़ा सा बताइए, योगी सरकार में नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम करने का तरीका क्या है और उसके पहले की सरकारों में ब्यूरोक्रेसी के काम करने का तरीका क्या था? कैसे आज की तारीख में जनता कह रही है कि नहीं, कानून ने अपना अच्छा काम किया है, सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के आम जनता थोड़ा खुद को अच्छा बेहतरीन फील करती है कि नहीं ठीक है, बढ़िया है, योगी बाबा ने अच्छा काम किया है। मुझे थोड़ा सा बताइए ये फर्क कैसे दिख रहा है, क्योंकि बड़ा जरूरी है सर, इसी के आधार पर निवेश भी तो आएगा। भाई साहब, जानते तो आप भी हैं और पूरा प्रदेश करीब करीब जो भी सार्वजनिक जीवन में है हर कोई जानता है कि पहले की स्थिति ये थी कि जैसे सरकार में प्रभावी 5 लोग हैं या 25 लोग हैं तो नौकरशाह हो, चाहे आतंकी हो, चाहे अपराधी हो, सबको ये भरोसा रहता था कि अगर हम कहीं फंस गए, कहीं पकड़ लिए गए किसी गलत काम में, कहीं घूसखोरी में पकड़ लिए गए, कहीं क्राइम करते हुए पकड़ गए या कोई आतंकी घटना हमने किया और हम गिरफ्तार हो गए या हम फंसने लगे, तो ये 5 लोग जो हैं अलग अलग पावर सेंटर के, कुछ दिन पहले का आपको याद होगा कि प्रभावी लोग होते थे और हर एक की बात चलती थी कि उन्होंने, किसी ने भी एक ने थाने में फोन कर दिया कि भाई इसको देख लो हमारा आदमी है, या किसी ने जिले में फोन कर दिया तो वो आदमी को राहत हो जाती थी। अब वर्तमान व्यवस्था में ये है कि कोई आदमी, चाहे वो मंत्री है चाहे विधायक है, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पुलिस थाने का लॉकअप खोल के तुमको छुड़ा दूंगा या छुड़ा लाऊंगा। नंबर 2, ये भी कोई दावा नहीं कर सकता कि तुम किसी मामले में अगर फंस जाओगे तो मैं तुमको छुड़ा लाऊंगा, मैं अभी चल के मुख्यमंत्री जी से कह के या सीधा उस अधिकारी से, कमिश्नर को, डीएम या किसी भी अधिकारी से कह के तुमको राहत दिलवा दूंगा। ये फर्क है। तो मुख्य बात है संरक्षण की। अपराधियों, आतंकियों, गलत काम करने वालों को सरकार का संरक्षण न मिले,
यही बहुत बड़ी बात होती है, पब्लिक के लिए राहत और बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छे कर्मचारियों के लिए राहत होती है कि गलत काम करने वालों को सरकार से संरक्षण न मिले। हाँ। बल्कि फुटकर देखिए 100% घूसखोरी रुक जाना या 100% चोरी रुक जाना, ये अभी तक तो कभी हुआ नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी? हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है गौरी शंकर जी, बहुत छोटा सा सवाल है नहीं, बोलिए, सूर्य बोलिए। कुमार शुक्ला जी से हाँ। कि वो जरा सा मुझे वो लिस्ट बता दें कि अपने कार्यकाल में कितने बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ा दबाव में मुख्यमंत्री के, और कितने भ्रष्टाचारियों को इन्होंने छोड़ा, तो उसकी जरा लिस्ट बता दें, क्योंकि ये इनका कार्यकाल तो रहा है वो प्री योगी सरकार रहा है, 2017 से पहले वाला कार्यकाल रहा है, तो ये उसी कार्यकाल की बात कर रहे हैं। आप डीजीपी रहे हैं ये, तो मैं इनसे जरा वो लिस्ट पूछना चाहता हूँ कि कितने बलात्कारी और कितने भ्रष्टाचारी। नहीं, वो प्रेशर की बात कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रेशर क्या रहता था 2012 से 17 में। सरकार का जो प्रेशर पुलिस पर किस कदर होती थी, किस तरह का दबाव होता है, उसकी बात कर रहे थे। और कोई लिस्ट शासन का हिस्सा थे तो कृपया करके वो लिस्ट बताएं कि इन्होंने कितने लोगों को छोड़ा। अरे सरकार तो टूटी चोर को भी नहीं पकड़ पाई। हाँ, सरकार तो टूटी चोर को भी नहीं पकड़ पाई। कितने लोगों को छोड़ा। अच्छा, वो तो भाजपा सरकार नहीं पकड़ पाई। विशेष बात ये है ढूंढी नहीं पाई कि टूटी किसने चोरी की। समस्या तो ये है, यही तो मैं कह रहा हूँ। भाजपा सरकार नहीं पकड़ पाई। सूर्य कुमार जी कुछ हाँ हाँ, भाजपा की कमी बता रहा हूँ। किसी भी मैं जो बात कह रहा हूँ, बताना पड़ेगा कि इन्होंने कितने बलात्कारियों और कितने 302 के मुजरिमों को मैं सुन लिया आपकी बात। मैंने आपकी बात सुन लिया है। अब सुनिए भाई साहब, रोहित अग्रवाल जी सुनिए तो क्या कह रहे हैं। मैंने आपकी बात सुन लिया है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो मैंने भाजपा के शासनकाल में, सपा के शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल, सब में काम किया है। और अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ तो वो कोई मैं इसमें राजनैतिक दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। शुक्ला जी, ये अग्रवाल जी ये विश्वास रखें कि मैं समाजवादी पार्टी की कोई खिलाफत नहीं करने बैठा हूँ। मैं जब बात बता रहा हूँ उसको चिंता मत केवल करिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने किसको संरक्षण दिया था वो, और किस मुख्यमंत्री के कहने पर संरक्षण दिया था। मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि आप भाजपा के नेता हैं। मैं तो आपकी वो फोटो भी नहीं दिखाऊंगा यहाँ टीवी पे। तो कह तो रहे हैं वो। भाजपा का आपने दुपट्टा उड़ा था। मैं सुनिए अग्रवाल, रोहित अग्रवाल जी कह तो रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। कह तो वो रहे हैं कि पहले अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था, वो खुल कर आजम खान की भैंस चोरी हो जाती थी तो पुलिस वाले क्या करते थे? ये सब तो अखबार पता नहीं है, पढ़ते होंगे, आपको पता नहीं है, अभी पढ़ते होंगे। आप उनसे उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में जानना चाहते हैं? हर अधिकारी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और अब कंप्रोमाइज बंद हो गया है तो आपकी पूछ कर रही है, आपको परेशानी हो रही है। मुझे लगता है भूल गए मनीष जी, उन्होंने डिस्क्लोजर, आजम खान की भैंस चोरी हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे? वही आजम खान आपकी पार्टी का कैंडिडेट था कि नहीं था ना? वही अब्दुल्ला, अरे आप याद करिए अब्दुल्ला, वही अब्दुल्ला क्या कह रहा था? मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, किसी अफसर का तबादला नहीं होगा, पहले 6 महीने हिसाब होगा। ये पार्टियों के आप सहयोगी है ना, आप इस तरह की बातें करना बंद कर दो। अधिकारियों को धमकाने वालों की बातें हम नहीं सुनने वाले। देखिए मैं बताऊं, सुनिए रोहित अग्रवाल जी, 6 महीने तक तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। अच्छा, एक मिनट, आप उसी पार्टी के अलायंस रखते हो ना? एक मिनट बातें करते हो, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। रोहित अग्रवाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार शुक्ला जी जो कह रहे हैं उसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब उसमें अरे ये क्यों नहीं देख रहे? अंसारी क्या कह रहा था? आपको 6 महीने तक हिसाब होगा। अधिकारियों को डराने वाली पार्टी के पार्टनर हैं आप। जब अधिकारियों को डराने वाली पार्टी के पार्टनर हैं आप। मनीष गुप्ता जी, जिस अब्बास अंसारी की आप बात कर रहे हैं वो एक भारी मतों से जीत के आया है। अरे जीता हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे वो जीत के आए, गुंडा अगर कोई जीत के आएगा तो गुंडा ही रहेगा।
अगर वो जीत के आ गए तो उसमें सेंट लगा दोगे क्या? यही तो प्रॉब्लम है आपकी। अच्छा चलिए, यही तो प्रॉब्लम है, वो जीत के आया है ना, ठीक है, तो उसके खून माफ हो जाएंगे क्या? चलिए, आप अंसारी को जिता दो, आप रंगा बिल्ला को टिकट दे दो। मैं समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा, एक मिनट, अफजल कसाब को टिकट दे दो, वो भी जीत जाएगा। कुछ भी अरे अफजल कसाब को टिकट दे दो, वो भी जीत जाएगा आपके यहाँ। अच्छा मनीष गुप्ता जी थोड़ा सा, एक मिनट, रोहित अग्रवाल जी रुकिए थोड़ा सा, भाई दे दो साहब ना उसको टिकट, मैं अफजल कसाब को टिकट दे दो, अमृता जी के पास में आ इमरान रहा खान हूं। को टिकट दे दो, आपके यहाँ से वो भी जीत जाएगा। एक मिनट, और फिर कहना वो तो चुनाव जीत गया, इसलिए अब वो गुंडा नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो आप? रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी रुकिए थोड़ा सा, रुकिए भाई साहब रुकिए। आप वो चुनाव आपके जीत गया तो सवाल गुंडा का नहीं रहेगा। आपके अगर सवाल का सरकार बन जवाब, जाती तो वो अधिकारियों को जीने नहीं देता, एक मिनट, वो टॉर्चर करता उनको बुला बुला के। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक मिनट। कुछ और भी यहाँ पर सुनिए ना, और भी लोग हैं, उनको ही बोलने का मौका दीजिए। अमृता कुमार जी के पास, एक मिनट अग्रवाल साहब, एक मिनट भाई साहब रुकिए। तो भाई साहब कहाँ मनीष गुप्ता जी, हाँ। अगर इतना ही स्ट्रांग होता कि हम कैंडिडेट जिसको बनाएंगे वो जीत जाएगा तो हम सरकार में होते सर। तो थोड़ा सा वेट करो ना भाई साहब, वेट करो, पता नहीं हो सकता है सरकार में आ इसीलिए जाओ। तो आपकी सरकार नहीं बनी। हो सकता है सरकार में आ जाओ। कैंडिडेट है वो गुंडई के बल पे जीतना चाह रहा है, मनीष वो अधिकारियों को धमका रहा है। तो भाई साहब मनीष गुप्ता जी इतना तेज मत डांटिए उनको, पता नहीं वो भी सरकार में ना आ जाए, क्योंकि देखिए बड़ा अंदर अंदर कई चीजें चल रही है, मैं बताने हम नहीं चाह सरकार रहा में थोड़े ही हैं, मैं सरकार बताने में नहीं चाह रहा है। हूँ। जयंत चौधरी जी आजकल दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है लोगों को। आते हैं, सब पता है अग्रवाल साहब, सब पता है अभी। और मुझे खुल करके बोलने के लिए विवश मत करो। अमृता कुमार जी के पास आ रहे हैं। अमृता जी एक बात बताएं। और मेरे आपके एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुकिए भाई साहब, जो कह रहा हूँ रुकिए थोड़ा सा। देखिए ओंकार नाथ जी से बात करना, नितिन चतुर्वेदी से और अमृता जी से बात करना है, समय कम रहता है ना। अमृता जी एक बात बताइए, देखिए खूब तारीफ हो रही है अमृता जी, जबरदस्त तारीफ, मैं तो देख ही रहा हूँ, 5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रही होंगी, हर लोग तारीफ कर रहे हैं कि योगी सरकार ने बड़ा बेहतरीन काम किया, कोरोना नहीं आता तो और बेहतरीन काम होता। इस बार भी कोरोना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 5 साल पूरा आप लोगों को मिल रहा है। मुझे थोड़ा सा बताएं, जनता का भरोसा अभी भी पूरी तरह से अडिग है बीजेपी सरकार, योगी सरकार के ऊपर, जो तमाम अलग अलग फ्रंट पे आप लोग काम कर रहे हैं, इसका एक बड़ा रोड मैप भी होना चाहिए। सरकार को बताने की ज़रूरत है कि हम कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, काम ज़मीन पर दिख रहा है ये भी बताने की ज़रूरत होती है, या फिर हवा हवाई बस है ना, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, 5 साल बीत गया, आया ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा अमृता जी इस बार? गौरी शंकर जी, अभी सबको मैंने सुना और आपने भी सुना है, और पिछले 5 साल में जो कार्य हुए हैं वो आपने देख लिया कि किस तरह से लोग उसके प्रति उनके विचार हैं। लेकिन मैं आरएलडी के प्रवक्ता के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि वो अभी तक हार के सदमे से बाहर ही नहीं निकले हैं। मेरी बात तो आरएलडी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बिना समझे जाने क्यों निकलेंगे, गलत ठहराने की निकलना भी कोशिश नहीं की, चाहिए उनको। मानसिकता के साथ उनकी भाजपा इस मानसिकता के साथ विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ जो घटना घटी है वो सच में एक खतरे की घंटी है, उसको सोचने उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, खतरे की घंटी तो है वो, नो एक बड़ी आतंकी मानसिकता यहाँ से जग जाहिर हो रही है, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, सरकार को बड़ा एक्शन लेना होगा। बोलने दीजिए रोहित अग्रवाल जी, बोलने थोड़ा सा बोलने दीजिए, तब तो कुछ काउंटर करोगे, बोलने दीजिए ना उनको। बोलिए अमृता जी। मैं आगे ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक की जो सरकारें आती थी वो एक वर्ग विशेष को लेकर वोट बैंक के लालच में पोषित होती थी। उनके द्वारा कोई भी घटनाक्रम होता था तो उसको दबा दिया जाता था। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता की किताब में लिखा हुआ कि हम उसके बाद में जब सेना ने पाकिस्तान रोहित अग्रवाल जी रुकिए भाई साहब, रुकिए बोलिए। के बारे में बताया तो कांग्रेस सरकार ने आने वाले 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए उस पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए उसको दबा दिया था। ये सब बातें पहले होती चली आ रही थी और ये अब धीरे धीरे किताबों में निकल के आ रही है। एक वर्ग विशेष के लिए बड़ी से बड़ी घटना सबको दबा दिया जाता था। वही पुलवामा के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए ठीक है अमृता जी, मैं आता हूँ। थोड़ी सी आवाज आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है अमृता जी। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास। ओंकार जी के पास आते हैं, एक मिनट अमृता जी, ओंकार जी के पास आते हैं। आवाज थोड़ी सी ये हो रही है आपकी, है ना अमृता जी। मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। ओंकार जी के पास आते हैं। ओंकार जी, इसके बावजूद एक बात तो तय है कि 5 साल योगी सरकार, फिर 5 साल योगी सरकार, 10 साल में अगर सूबे की तस्वीर नहीं बदली
तो आपके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा कि हमें 32 साल पहले हम आए थे, ठीक है, लेकिन 10 साल आपको मिला तो क्या करके दिखाए। मुझे एक बात बताइए थोड़ा सा, कांग्रेस पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूती से जैसे 32 साल रखते आ रही थी, है ना, चुनाव भी लड़ रही थी, आगे भी लड़ते रहिएगा। आगे क्या योगी सरकार के काम के बाद भी, है ना, हर तमाम वादों को पूरा करते हुए भी कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास कुछ बचेंगे, कुछ मुद्दा बचेंगे जिस पर हम जनता के पास जाएंगे, जनता के पास वोट मांगेंगे, कुछ फायदा होगा? बताइए सर। देखिए, अभी तो वो जीते हैं चुनाव, उनको बधाई है, और अभी उनकी आलोचना करने का भी कोई औचित्य नहीं बिल्कुल है, सही उन्हें बोल रहे काम करना चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आपसे, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन वो भी जब कभी गलत शॉट खेलते थे तो उसकी आलोचना होती। तो इसलिए अगर कोई गलत काम सरकार करती है और विपक्ष बताता है तो उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए। अब देखिए, आपने जो 100 दिन का टारगेट रखा है, पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का टारगेट रखा था गड्ढा मुक्ति, सही बात, कभी भी टारगेट नहीं रख सकते। टारगेट रखने से क्या होता है, अधिकारी प्रेशर में आ जाते हैं, कर्मचारी प्रेशर में आ जाते हैं, और वो काम जो है, जो टाइम पे होना है, वो भी डिले हो जाता है। मैं सरकार में रहा हूँ, 37 साल मैंने भी नौकरी की, सरकारी अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना प्रेशर हो जाता है जब समय निर्धारित कर दिया जाता है। बड़ा अच्छा चीज आपने उठाई। इससे रिलेटेड हम सूर्य जी से एक सवाल पूछेंगे। जैसे मान लीजिए अब 10,000 नौकरी देने की बात 100 दिन में कही गई है, हाँ। लाखों अभ्यर्थी भरेंगे इसको, अब लाखों अभ्यर्थी भरेंगे, कब आप एडवर्टाइज कीजिएगा, कब वो पर्चा भरेंगे, कब आप एग्जाम लेंगे, कब उसका पर्चा जचेगा, कब इंटरव्यू होगा, क्या ये 3 महीने में सब संभव है? नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजों को नहीं कहना चाहिए कि बाद में आप आलोचना का कारण बने। तो सरकार को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल आपने उठाया ओंकार जी। अच्छा, आप कहें तो आपके सवाल को मैं पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार जी के पास लेके जाता हूं। आप कहें तो गौरी शंकर जी, वर्तमान भाजपा नेता भी बोला करिए साथ में, पूर्व डीजीपी वर्तमान। नहीं सर, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। रोहित अग्रवाल जी आपको सम्मान दे रहे हैं तो आप, भाई साहब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, आपको सम्मान दे रहे हैं आरएलडी प्रवक्ता के तौर पर, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, दूसरे के ऊपर सवाल मत उठाइए। वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं, और मुझे क्या बोलना है उनको ना, मुझे क्या बोलना है मेरे ऊपर छोड़िए। ये बेकार की बातें नहीं रोहित अग्रवाल जी, नहीं रोहित अग्रवाल जी, ऐसी बातें ना किया कीजिए कृपया करके। कौन बीजेपी का प्रवक्ता? आप तो हम लोग, मुझे भी कई बार बीजेपी का प्रवक्ता आपने बोला है। इनकी परेशानी बीजेपी का प्रवक्ता क्या नहीं बोला आप लोगों ने? हित की बात नहीं करेगा वो भाजपा का व्यक्ति हो गया। क्या नहीं बोला आपने? इनकी परेशानी ये है, बीजेपी का प्रवक्ता, पार्टी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाएगी, इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। होता है ना रोहित अग्रवाल जी, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। सूर्य कुमार शुक्ला, एक मिनट, अरे अब दिखा दीजिए ना फोटो, बार क्या धमका रहे? फोटो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे। सूर्य कुमार, अरे दिखा दो फोटो, सूर्य कुमार, दिखाओ ना फोटो, एक मिनट, अरे निकालो फोटो, दिखाओ, चलो पहले फोटो ही देख लेते हैं आपका। कहाँ है फोटो? दिखाओ। कुछ नहीं रोहित अग्रवाल, निकालो फोटो, किधर है आपका फोटो? एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा सवाल रह जाएगा सर, मेरा सवाल, फोटो दिखा दूंगा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक मिनट मनीष, एक मिनट, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, बाकी रोहित अग्रवाल जी जो आप कह रहे हैं वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। कृपया करके आप सावधानी पूर्वक, है ना, शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं किसी के साथ भी बदतमीजी के साथ बात नहीं करता हूं, आपके साथ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। सूर्य कुमार शुक्ला जी एक बात बताइए सर, जो ताबड़तोड़ फैसले सरकार की एक मिनट भाई साहब रुकिए, आपसे नहीं बात कर रहे हैं आप। जो ताबड़तोड़ फैसले जो हो रहे हैं सरकार की तरफ से, इसमें नौकरशाह, भाई साहब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, क्यों डिस्टर्ब कर? सुनिए तो पहले सवाल तो सुनिए, आप भी सुनिए, आपको भी मुझे लगता है फोटो देख लीजिए। क्या फोटो देखना है? क्या फोटो देखना है? क्या फोटो इसमें बताओ भाई, क्या फोटो देखना है? क्या है इसमें? मैं अखिलेश यादव का फोटो दिखाऊं? कहां खड़े रहते हैं किसके साथ? अखिलेश यादव का फोटो दिखाऊं? कहां किसके साथ खड़े रहते हैं? नेता के साथ खड़े होने से क्या मिल जाएगा? सब क्या साबित करना चाहते हो रोहित अग्रवाल जी? क्या साबित करना चाहते हो जरा बताओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे क्या साबित करना चाहते हो भाई? कुछ नहीं। अखिलेश यादव आपकी पार्टी के गठबंधन के नेता है ना, आतंकी के पिता के साथ उनका फोटो था। ये सब बेकार की बात है ना भाई, उससे क्या हो गया कि अखिलेश यादव आतंकवादी हो गए? ऐसा नहीं है ना, बेकार की बातें मत बोलो आप। सूर्य कुमार शुक्ला जी एक बात बताइए सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हो डिबेट को भाई साहब, और रोहित अग्रवाल जी की आवाज को डाउन कीजिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी एक बात बताइए, जब ताबड़तोड़ फैसले लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा बेस पॉइंट सर क्या होता है? नौकरशाह, है ना, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें प्रशासन, पुलिस सब कुछ आता है। क्या सर उत्तर प्रदेश में, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा,
क्या उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, हमारे नौकरशाह, हमारे ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार है? हमारे पास उतनी संख्या है? हम ये भी तो देखना जरूरी है ना कि सबका घर परिवार है, 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और इसके बाद भी है ना नौकरी और तमाम तरह की चीजें। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि ये ताबड़तोड़ फैसले को धरती पर, जमीन पर दिखाने के लिए जिस प्रशासन और नौकरशाह और ब्यूरोक्रेसी पर हम लोग डिपेंडेंट है, उसकी संख्या है या नहीं है, वो एलिजिबल है या नहीं है, वो उस तरह का चीज है या नहीं उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। हाँ, मेरा अनुभव ये है भाई साहब कि ब्यूरोक्रेसी में एडजस्ट करने की क्षमता बहुत होती है। हाँ। अगर सरकार जो टारगेट देती है कि ये काम करना है, ये दिशा में चलना है, ये हमारा लक्ष्य है, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत हद तक उसमें अपने को एडजस्ट करती है और उस दिशा में काम करने का प्रयास करती है। और मैंने ये महसूस किया, आपको याद होगा एक समय था जब बहन जी की सरकार थी, तो आज भी मुझे याद है कि कई नौकरशाह तो इतना डर जाते थे टारगेट से और काम से कि याद होगा आपको, कुछ का हार्ट अटैक हो गया था। सही बात है। और मैं इसीलिए पूछा वो एक लक्ष्य दिया गया कि इतना काम होना है, क्राइम ऐसे 0 होना है या जो भी बातें, तो फिलहाल बहुत हद तक वो एडजस्ट करते हैं। अब दूसरी बात कि रोहित जी जो ये बात कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सबको और मुझे भी ये हक है कि हम किसी भी पार्टी की तरफ जिसको बेहतर समझें, उसकी तरफ हम अपना सपोर्ट भी कर सकते हैं, झुकाव भी रख सकते हैं, मेंबर भी हो सकते हैं, उसके पदाधिकारी भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी छिपी बात है? नहीं, फोटो दिखा रहे लग रहा है जिसे पता नहीं क्या बड़ा कांड कर दिया। आप इसको बुरा ना माने, अन्यथा ना माने। जब मैं पूर्व डीजी पुलिस की हैसियत से बताता हूं, बात करता हूं, तो बिल्कुल मेरिट पर ये कोशिश करके बात करता हूं कि नहीं, हमें निष्पक्षता से प्रशासनिक दृष्टि से बात को बताना है। हम भाजपा प्रवक्ता की तरफ से हमको भाई साहब ने चैनल में नहीं बुलाया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर उस तरह से हमको कभी बुलाएं तो हम वैसे भी आएंगे, लेकिन ये कोई छिपी बात नहीं है कि हाँ, अगर मैं भाजपा की विचारधारा को और दलों से मान लो बेहतर समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए उसमें कि मैं फला के साथ फोटो। अच्छा, ये एक और क्लियर कर दूं कि मैंने योगी जी के शासन में भी काम किया है, 1.5 साल काम किया है, और अखिलेश जी के भी शासन में किया है, बहन जी के भी शासन में काम किया है। और अखिलेश जी के शासन में मुझे क्राइम कंट्रोल की नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय के प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिला था, और मैंने उसको बखूबी किया है। ये बलात्कार और संयोग से वो जिम्मेदारी मेरे पास नहीं थी कि क्राइम रोकने की, मेरे पास पुलिस मुख्यालय का काम था। तो रोहित जी से कहूंगा इसको व्यक्तिगत ना लें। नहीं, ले रहे हैं, व्यक्तिगत ही ले रहे हैं, फोटो तो पता नहीं कहां से। अच्छा, एक बात सुनिए रोहित अग्रवाल जी, एक मिनट। रोहित अग्रवाल जी सुनिए रोहित अग्रवाल जी, अगर मेरा फोटो अमृता कुमार जी के साथ आपने देख लिया, एक मिनट भाई साहब, 4 दिन के बाद ओंकार नाथ जी के साथ देख लिया, फिर 4 दिन के बाद सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ देख लिया, और चूंकि आप भी आते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी हम फोटो खिंचा ले। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर आरएलडी, है ना, ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, फोटो खिंचाने। बहुत से फोटो हैं जो अखिलेश जी ये सब मत जाइए भाई साहब, बेकार की बात है। और भाजपा के नेताओं के साथ भी फोटो। नितिन ओंकार नाथ जी हंस रहे हैं, आपकी मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। उस तरह से करोगे ना तो पता है चुनाव प्रचार जैसा लगेगा कि अखिलेश यादव जो है आतंकी के पिता के साथ उनका फोटो है। अरे है तो क्या अखिलेश यादव को क्या लेना देना? मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव को क्या लेना देना, लेकिन खिंचा लिया उन्होंने फोटो। उनको क्या पता था इनका बेटा जाकर के बड़ा आतंकी घटना। अरे अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के साथ फोटो नहीं है क्या? मुख्तार अंसारी आजम खान के साथ नहीं है, और वो जेल में है, और अतीक अहमद, है ना। फिर आप कहेंगे कि वो चुनाव जीत गए हैं। अरे भाई कुछ तो लिहाज कर लो, वो चुनाव जीत गए तो गुंडे नहीं रहेंगे क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश करो भाई, तैयारी करके आए करो, कोई कंटेंट रख के बात करो, नहीं रोहित अग्रवाल बस निजी हमले करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से पूरा उत्तर प्रदेश मत देखो भाई साहब, इसमें हर लोग रहते हैं। इसमें मनीष गुप्ता जी रहते हैं, गौरी शंकर रहता है, अमृता जी रहती हैं, है ना, पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी रहते हैं, नितिन चतुर्वेदी जी रहते हैं, ओंकार नाथ सिंह जी रहते हैं, आप भी रहते हैं, है ना। दायरा बढ़ाइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फंसे हुए। इसलिए कह रहा हूं जयंत चौधरी
जयंत चौधरी दिख ही नहीं रहे आजकल, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पता नहीं कल की डेट में सरकार में दिखने लोगों कौन जानता है। अगर भाजपा ने ज्यादा टिकट ऑफर की होती तो आइए चलिए भाजपा सर, के साथ आप होते। सब यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।